नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर अमिता दुबे जी की लिखी कहानी छल। वो छलिया था, उसने मेरी ममता को छला। वो यानी सौमित्र। मैं सुमित्रा और वह मेरा लाडला बेटा सौमित्र। पहली बार जब मैंने उसका नाम सुना तो मेरे मन में अचानक यह विचार आया कि मैंने अपने बेटे अनिद्य का नाम सौमित्र क्यों नहीं रखा। शायद उस समय मुझे सूझा ही नहीं था, या यूं कहिए पति अभिजीत के नाम के प्रथम अक्षर अ को महत्व देते हुए मैंने अपनी बेटी को अरुषि और बेटे को अनिंद्य नाम दिए। दोनों ही सुंदर नाम हैं, लेकिन सौमित्र सुनकर मुझे अनायास अपना नाम और अस्तित्व स्मरण हो आया। अन्यथा घर गृहस्थी के दायित्वों के बीच मैं ऐसे रच बस गई थी कि कुछ भी याद ही नहीं रह गया था। आगे चलकर सौमित्र मेरा बेटा ही बन गया। भले ही उसे मैंने 9 महीने कोख में नहीं रखा, न ही पाला पोसा, लेकिन उसे अपना पुत्र मानने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा। सौमित्र से मेरी भेंट 5 वर्ष पुरानी है। 23-24 वर्ष का स्वस्थ सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी सौमित्र अभिजीत के घनिष्ठ मित्र प्रतुल के साढ़ू भाई का बेटा है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बिक्री प्रचारक के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। धनबाद का रहने वाला वह पहली बार दिल्ली में नौकरी करने आ रहा था। माता पिता की चिंता स्वाभाविक ही थी, लेकिन बच्चे का उज्जवल भविष्य उनकी ममता पर बांध बना रहा था। प्रतुल भैया का सिफारिशी पत्र लेकर उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। प्रतुल भैया का आग्रह था, अभिजीत और भाभी, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। रहने खाने की उचित व्यवस्था करवा देना। अपनी माँ का बहुत लाडला है। घर छोड़ते समय फूट फूट कर रोया था पगला। जरा भावुक है, इसे तुम ही लोगों को सहेजना होगा। पहली बार घर से बाहर जा रहा है ना। प्रतुल भैया का पत्र पढ़कर अभिजीत थोड़ा गंभीर हो गए। मेरे दोनों बच्चे आजकल बाहर थे। अनिद्य बेंगलोर से MBA कर रहा था और अरुषि डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए बनारस में थी। दोनों छुट्टियों में आते थे, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही थी उनके आने की अस्वस्थी कम होती जा रही थी। हमारा घर न बहुत छोटा है और न बड़ा। 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और लॉबी नीचे और एक कमरा अटैच लैट्रिन बाथरूम ऊपर। जब तक अनिंद यहाँ था ऊपरी कमरे में उसका कब्जा था। अरुषि नीचे पीछे वाले कमरे में पढ़ती और सोती थी। लॉबी को हमने ड्राइंग रूम के रूप में सजा रखा था। अभिजीत की गंभीरता में विद्यमान दुविधा को मैं समझ रही थी। मेरे ऊपर आने वाले अतिरिक्त भार को वह महसूस कर रहे थे। मैंने ही पहल की। अभी अगर हम सौमित्र के लिए ऊपर का कमरा ठीक कर दें तो? लेकिन अनिद्य के आने पर समस्या होगी। अभिजीत ने हल्का सा प्रतिवाद किया, जिसे मैंने यह कहकर नकार दिया कि अनिंद अब आता ही कितना है, और यदि आएगा भी तो हम लॉबी में सो जाएंगे, उसे बेडरूम दे देंगे। इस प्रकार सौमित्र हमारे घर में स्थापित हो गया और धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। मुझे याद है, पहले दिन जब वह ड्यूटी पर जा रहा था तब मेरे पास झिझकते हुए आकर खड़ा हो गया। आंटी, मैं भगवान के पैर छूना चाहता हूँ। मैंने उसे पूजा की अलमारी बता दी। भगवान जी से निपटकर वह मेरे पास आया और झटके से मेरे पैर छूकर तीर की तरह बाहर चला। मैं मुस्कुरा उठी। ऐसी ही छोटी छोटी बातें हमें तेजी से समीप ला रही थीं। सौमित्र अनिंद की अपेक्षा अधिक चंचल था। एक ही सप्ताह में वह हमसे घुल मिल गया। घर से जुड़े छोटे मोटे काम उसने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिए। वह सुबह जल्दी उठ जाता। जब तक मैं चाय बनाती वह मोटर चलाकर पानी की टंकी भर लेता। ऊपर गमलों में लगे पौधों को पानी देना अब उसका काम हो गया था। अभिजीत को अदरक तुलसी की चाय बहुत पसंद थी, इसलिए हमारे घर में 12 महीने सुबह की पहली चाय अदरक तुलसी की ही बनती थी। सौमित्र भी हमारे साथ वही चाय पीता था। सौमित्र के आने के बाद हमारी दिनचर्या रहस्यमय हो गई थी। अब अपेक्षाकृत अनिद्य और अरुषि हमें कम याद आते थे।
सौमित्र ने वह स्थान ले लिया जो मेरे बच्चों के बाहर जाने से रिक्त हुआ था। मेरी ममता फल फूल रही थी। अभिजीत ने भी कभी मुझे कुछ नहीं कहा। एक प्रकार से उसके प्रति मेरी बढ़ती ममता को उनकी भी स्वीकृति प्राप्त थी। एक दिन दोपहर को अभिजीत के कार्यालय से फोन आया। वह कार्यालय में काम करते करते बेहोश हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने सौमित्र को फ़ोन किया। वह अभी के पास मुझसे पहले पहुंच गया था। बार बार मुझे सांत्वना देता जा रहा था और एक बेटे की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। कहाँ कितना खर्च हुआ, डॉक्टर ने क्या क्या दवाई बताई, एसी कमरे का किराया कितना है, इन बातों के बारे में मैंने कुछ जानना चाहा तो उसने साधिकार मुझे टोक दिया। आपको क्या करना है? जो कुछ भी है सब मैं देख रहा हूं ना। अभी को 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ा था। घर आने के बाद भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। सौमित्र अब ऑफिस के अलावा घर से बहुत कम बाहर निकलता। पहले कभी कभी किसी दोस्त वगैरह के पास हो आता था, लेकिन अब जैसे अभिजीत के आसपास ही रहता। वह अभिजीत से ढेरों बातें करता। उसने उनसे पापा कहने की छूट ले ली थी। उसने अनिद्य और अरुषि को फ़ोन भी नहीं करने दिया था। दोनों की परीक्षाएं निकट थी। वह मुझे भी माँ कहने लगा था। मेरे बच्चे मुझे ममा और अभी को डैड कहते हैं। सौमित्र के मुंह से पापा और माँ हमारे कानों को बहुत भला लगता। धीरे धीरे हम उसके आदी हो रहे थे। उसकी पसंद का खाना बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अभिजीत के गिरते स्वास्थ्य से मुझे बहुत अधिक चिंता हो रही थी, लेकिन सौमित्र के होने से बहुत सहारा भी था। अभिजीत अभी मेडिकल लीव पर चल रहे थे। उनके साथी उन्हें अक्सर से देखने आते थे। कभी फ़ोन पर बातें होती। सबकी राय थी उन्हें अभी छुट्टी बढ़ानी चाहिए, लेकिन अभिजीत तैयार नहीं हो रहे थे। घर में लेटना उनके लिए एक सज़ा की तरह था, लेकिन भगवान ने उन्हें दोबारा ऑफिस जाने का मौका नहीं दिया। दशहरे से पहले शनिवार की रात वे हमसे बातें करते हुए सोए। उस दिन अनिद्य और अरुषि भी आए हुए थे। उनके आने का सुनकर सौमित्र अपने घर चला गया था। पिछले 5 महीनों में वह केवल 1 दिन के लिए धनबाद गया था। उसके घर से शिकायती फ़ोन आ रहे थे, लेकिन उसने उनका जिक्र भी हमसे नहीं किया। अनिद्य और अरुषि हमारे साथ ही सो गए। अभिजीत बहुत संतुष्ट थे। बच्चों से अपने बचपन की बातें करते रहे। कैसे हमारी शादी हुई, कैसे अनिद्य के जन्म के समय हम बारी बारी से अनाड़ियों की तरह उसको रात भर गोद में लिए बैठे रहते थे, कहीं बच्चा जग न जाए। किसे पता था कि अभिजीत सुबह हमारे बीच नहीं होंगे। सुबह मैं उठी तो देखा वो सो रहे थे। मैं धीरे से बाहर आ गई। मोटर चलाकर पानी भरा, गमलों में पानी डाला, 4 कप अदरक तुलसी की चाय बनाई। अरुषि और अनिद्य अभी तक सो रहे थे, उन्हें जगाया। अभिजीत को 2-3 आवाज़ें दी, वह नहीं बोले। मेरी आवाज़ में घबराहट मिल गई। अरुषि ने मुझे हटाकर अपने डैडी की नब्ज़ देखी। भाई बहन की आंखें मिली। अनिद्य तेजी से बाहर भागा। कुछ ही क्षणों में हम पास के नर्सिंग होम में थे। डॉक्टर ने अभिजीत का परीक्षण कर बताया, सोते में ही रात को किसी समय उनकी सांस रुक गई थी। हमारे लिए इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता था। अनिद्य और अरुषि हतप्रभ थे। मैंने सौमित्र को फ़ोन मिलाने को कहा। बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिला। अभिजीत की अस्थियां लेकर अनिद्य भी शमशान से लौटा है। शाम को उसे हरिद्वार जाना है। अरे सौमित्र भैया, तुम्हें तो रविवार को आना था। अरुषि की आवाज़ कानों में पड़ती है। हाँ, लेकिन न जाने क्यों वहाँ मेरा मन नहीं लगा। छुट्टी बाकी होने के बाद भी लौट आया। अब तुम लोगों के साथ छुट्टी बिताऊंगा। यह बताओ, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? पापा और माँ कहाँ हैं? अनिद्य सौमित्र को बता रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शायद मैं बेहोश हो गई थी। जब आँख खुली तो तीनों बच्चे मुझे घेरे खड़े थे। सौमित्र पर निगाह पड़ते ही मैं फफक फफक कर रोने लगी। उसने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह अपनी छाती से चिपका लिया। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? हम सब हैं। सब कुछ कैसे होगा सौमित्र? पापा के अधूरे काम मैं पूरा करूंगा माँ। तुम्हारा बड़ा बेटा हूं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सच में उसने निभाया भी।
अनिद्य और अरुषि मुझे अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन सौमित्र ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा और मेरा पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। जल्दी ही अभिजीत की जगह मुझे नौकरी मिल गई। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 10 वर्ष शेष थे। जीवन ढर्रे पर चलने लगा। मैं निश्चिंत हो घर में रहती थी। अभी ऑफिस की भागदौड़ शुरू हो गई। सौमित्र अपनी गाड़ी से मुझे ऑफिस छोड़ देता, शाम को लेने भी आ जाता। हम माँ बेटे मिलकर घर का काम करते, अपने सुख दुख बांटते। अनिद्य और अरुषि बराबर फ़ोन करते। छुट्टियों में जब कभी अनिद्य आ जाता तो सौमित्र धनबाद चला जाता। उसके घर वाले जब भी फ़ोन करते वह खींच कर एक ही बात कहता, माँ को यहाँ अकेले कैसे छोड़ूं। अभिजीत की मौत ने मुझे समझदार बना दिया था। अच्छा बुरा समझने लगी थी। कभी कभी सौमित्र का माँ की रट लगाकर लाड दिखाना मुझे अटपट लगने लगा था। इधर मेरे मन में बराबर यह विचार आने लगा था कि यह लड़का अपनी माँ के इतने आग्रह कैसे ठुकरा लेता है, जबकि मेरे मुंह से कोई बात निकलते ही उसे पूरी करने दौड़ता है। अब की बार जब वह घर से आया तो हंसकर बताने लगा, माँ वहाँ सब लोग मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने लड़की भी देख ली है। मैंने तो कह दिया मेरी पत्नी तो माँ की पसंद की होगी। माँ कोई लड़की यहीं की देख लो ना, जिससे मुझे यहाँ से जाना न पड़े। शादी यहीं हो जाए और तुम्हारी छत्रछाया बनी रहे। मैं निहाल हो गई। मैंने लड़की देखने का काम शुरू कर दिया। सुकन्या मुझे जच गई। सौमित्र को भी पसंद आ गई। सुकन्या अनिद्य से कुछ छोटी ही होगी। लड़की वालों को धनबाद भेजने के बजाय सौमित्र ने अपनी मम्मी पापा को यहीं बुला लिया, बात पक्की करने के लिए। वह भी मेरे बहुत कहने पर, वरना वह तो मुझसे ही गोद भराई करने का आग्रह कर रहा था। सौमित्र के मम्मी पापा निर्धारित तिथि की सुबह हमारे घर आ पहुंचे। सौमित्र के पापा ने तो ठीक प्रकार से बातचीत की, लेकिन उसकी माँ कुछ नाराज लग रही थी। मैं उनसे 2-4 बार मिली हूँ। कभी भी उन्होंने इतनी रुखाई से मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैं कंधे उचकाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। सौमित्र अपनी मम्मी को ऊपर कमरे में ले गया। मैं उन्हें बुलाने ऊपर आ गई कि तभी कमरे से आती सौमित्र की आवाज़ मेरे कान में पड़ी, मम्मी तुम तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। यदि वे मामा कहने से मुझे बढ़िया खाना, रहने की जगह और सभी सुख सुविधाएं दे रही हैं तो मेरा क्या जाता है। घर का किराया, खान पान का पैसा मैंने बचा लिया है। मेरा बैंक बैलेंस देखो। कल को हम सबके ही काम आना है, और तो और जब शादी उनकी पसंद से होगी तो वो अपनी लाडली बहू को तो बहुत कुछ देंगी। जब तक हम यहाँ रहेंगे सब खर्च बचा रहेगा। जब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तब यहाँ कौन आने वाला है। वैसे भी 5 साल हो गए हैं, अब ट्रांसफ़र का नंबर है। मैंने धनबाद के आसपास पोस्टिंग के लिए आवेदन कर रखा है। मुझे लगा मेरा दिल डूब रहा है। चारों ओर कांच ही कांच है और मेरा रोम रोम घायल है। मैंने मजबूती से अपने को संभाला, चुपचाप नीचे उतर आई और अपने कमरे में बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जल्दी ही मुझे अपनी बेवकूफ़ी का आभास हो गया। किस प्रकार अपने भोलेपन और अपनी भावुकता के कारण मैं पिछले 4-5 वर्षों से छली जा रही थी। मैं सोचती थी कि मुझ पर नेह लुटा रहा है। अब लग रहा है कितना नाटककार है वो। कैसे मेरी गोद में सिर रखकर मामा करता था और कैसे उसने अपनी माँ के सामने मेरी ममता के परखच्चे उड़ा दिए। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है। सौमित्र ही होगा, लेकिन अब मुझे मजबूत बनना है। मैंने दरवाज़ा खोला। वह भोला चेहरा बनाकर कह रहा था, माँ तुम सो गई थी क्या? मैं तो डर ही गया था। हाँ सौमित्र, मैं गहरी नींद सो गई थी। मीठे मीठे स्वप्न देख रही थी, लेकिन अब नींद से जाग गई हूँ। यह कहकर मैं बाहर निकल आई। सौमित्र की माँ सोफे पर बैठी थी। मैं उनके पास बैठ गई और बड़े स्नेह से उनके हाथ थाम कर बोली, बहन, सौमित्र तो पगला है, कहता है मेरी पसंद की बहू लाएगा, लेकिन हमारे रीति रिवाज और खान पान से आपके रीति रिवाज और खान पान भिन्न है। यहाँ की लड़की आपके परिवार में रच बस नहीं पाएगी। अच्छा होगा इसके लिए लड़की आप अपने ही क्षेत्र में ढूंढें। हाँ, सुकन्या मुझे बहुत पसंद है, वह ही मेरी बहू बनेगी। उसे मैंने अनिद्य के लिए चुन लिया है। बहुत प्यारी बच्ची है, आप देखेंगी तो मुग्ध हो जाएंगी। यह कहकर उन्हें अचंभित होता छोड़ मैं अनिद्य को फ़ोन करने उठाई हूँ। उसकी राय लेकर शाम को सुकन्या की गोद भरने भी तो जाना है। मुझे विश्वास है अनिद्य मुझे निराश नहीं करेगा। अभी आप सुन रहे थे
डॉक्टर अमिता दुबे जी की लिखी कहानी छल।